हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। इससे पहले 3 वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अपलोड हो चुकी है। ये चौथी है जिसमें हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। तो विद्यालय में दान, सरकारी फंडिंग, ट्यूशन और अनुदान से बजट बनाना चाहिए। साथ ही उन्हें एक ऐसा बजट बनाने की जरूरत है जिसमें कार्मिक व्यय, शिक्षण संसाधन, भवन रखरखाव और परिचालन लागत शामिल हो। अगला प्रश्न है, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो मीना मंच का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना, ये मीना मंच का उद्देश्य है। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न जो है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो जो मानवीय प्रबंधक है उसके घटक है विद्यालय में पहला घटक है प्रधानाध्यापक, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र, चौथा समुदाय। समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ, ये सभी आएंगे। तो जो मानवीय प्रबंधन के मुख्य घटक हैं वो 4 हैं, अध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। चौथा प्रश्न है, प्रबंधन से आशय स्पष्ट कीजिए। तो कुशल या फिर कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। अगला है 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है, ऐसा और फोल्ड करते हैं। हाँ, अब दिखाई देगा। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर होगा, लर्निंग कॉर्नर विद्यालय वह कोना होता है। लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देख करके, पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। इसे हम शिक्षण लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन। जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके उसे हम सुपरविजन या पर्यवेक्षक कहते हैं। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सदस्य घटकों को समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिससे पर्यवेक्षक पर उन पर जिम्मेदारी होती है। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है। तो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, सूचना संकलन के सोपान का उल्लेख कीजिए। तो जो सूचना संकलन है उसमें पहला इनपुट है, दूसरा आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसिंग या स्टोरेज, और जो चौथा है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। मतलब हम किसी चीज को इनपुट करते हैं, फिर आउटपुट, फिर प्रोसेसिंग क्रिया के द्वारा स्टोरेज होता है और इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं सूचना संकलन के सोपानों को। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो विद्यालय शिक्षा समिति के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य होते हैं। ये 11 और 4 मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं। समय सारणी से क्या लाभ होते हैं, या समय सारणी का 2 महत्व, या इस तरह से प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, समय सारणी के द्वारा
स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। और विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और कौन अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, इन सभी का ज्ञान हमें समय सारणी से होता है। अगला है पाठ सहग्रामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए, या पाठ सहग्रामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यवस्था करना, संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना, ये सब पाठ सहग्रामी क्रियाकलापों के उद्देश्य हैं। NCTE का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। NCTE का पूरा नाम है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो प्राकृतिक आपदाओं में है भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना और सूखा। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। 13 नंबर का प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। डायट मेंटर कौन होते हैं, या डायट मेंटर के 2 कार्य लिखिए। तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षक संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं डायट मेंटर। और दूसरा है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान के लिए उपाय करते हैं। दूसरा है खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। अगला है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। बालिका शिक्षा के लिए समुचित समुदाय में चेतना जगाते हैं। ये सब काम डायट मेंटर का होता है। 15 नंबर का प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्र स्तरीय अभिकरण है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ये प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तरीय अभिकरण है। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिक्षा के अभिकरण में 2 स्वरूप हैं, परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा औपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती रहती है। अगला है 17 नंबर का प्रश्न विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। तो खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं। और उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ, आँखों के कौशल आदि में साथ मदद भी करते हैं। इस तरह से जो विद्यालय में खेल के मैदान होते हैं उनके ये महत्व हैं। अगला है महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। तो महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया जाता है। महिलाओं के नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए महिला प्रेरक दल को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।